पिछले प्रकरण में हमने ओशो की नास्तिकता को उन्हीं के एक प्रवचन के माध्यम से जाना। यहां उससे आगे की बात करेंगे उन्हीं के शब्दों में, लेकिन उसके पहले एक दो बातें समझ लेनी आवश्यक है, उसे जान लेते हैं। ओशो की नास्तिकता या बौद्धिकता दूसरे सुधारकों और विचारकों से भिन्न है। आमतौर पर विद्रोह और क्रांति की बात करने वाले नास्तिक बुद्धिजीवी लोग अपने ज्ञान से समाज को बदलने के प्रयास में जुट जाते हैं, जैसे कि मार्क्सवादी, वामपंथी आदि। दूसरे कुछ लोग समाजवाद और परोपकारवाद को धर्म का रूप बतलाते हैं, जैसे कि गांधीयन, सर्वोदयवादी इत्यादि, या धर्म को नैतिकता का रूप देते हैं, जैसे आम्बेडकरिस्ट और बुद्धिस्ट वगैरह। विवेकानंद और अरविंद ने भी धर्म को समाजवाद का रूप दिया, राष्ट्र की बात की और इस प्रकार उसमें बौद्धिकता का संचार किया। ओशो इन सब से अलग है। ओशो नास्तिकता को सत्य की खोज का अंतिम पड़ाव नहीं मानते कि अब व्यक्ति को खुद में कोई विकास नहीं करना और दूसरों का भला करने निकल पड़ना है। ओशो नास्तिकता के बाद की अंतर यात्रा की बात करते हैं। नास्तिक के आध्यात्मिक विकास की बात ओशो ने की। ओशो ने समाजवादी नास्तिकता की जगह व्यक्तिवादी बौद्धिकता का समर्थन किया। उन्होंने साम्यवाद का खंडन करते हुए पूंजीवाद का मंडन किया। नास्तिक या बुद्धिवादी अपने विद्रोही और क्रांतिकारी विचारों द्वारा समाज और धर्म के तथाकथित नियमों में परिवर्तन करना चाहता है। लोगों में फैले अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध करता है। वो तो ओशो ने भी किया और बड़े साहस से किया, बिना डरे किया, लेकिन यह खंडन करना या बस वो ही करते रहना उनका मकसद नहीं था। जब आप ओशो को पढ़ते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है कि नास्तिक समाजवादी ही होता है, यह भ्रम निकल जाता है। ओशो कहते हैं कि नास्तिक हो जाने पर सिर्फ असत्य क्या है यह पता चलता है, सत्य क्या है यह तो अभी नास्तिक को भी खोजना बाकी है। ओशो नास्तिक को रचनात्मक रास्ता दिखाते हैं और वो है पूंजीवाद का रास्ता। कृष्णमूर्ति, गुरजीएफ या अन्य कोई खुलकर पूंजीवाद की बात नहीं कर पाया, लेकिन ओशो की पारदर्शी प्रामाणिकता यहां सर चढ़कर बोलती है जब वे पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि पूंजीवाद में व्यक्ति के आंतरिक ऐसे अनंत विकास की संभावनाएं निहित है। अपने प्रसिद्ध प्रवचन समाजवाद से सावधान में ओशो कहते हैं, पूंजीवाद हमारे मन में सिर्फ एक गाली की तरह आता है, एक निंदा की तरह, बिना यह जाने हुए कि पूंजीवाद ने मनुष्य जाति के लिए क्या किया है, बिना यह समझे हुए कि पूंजीवाद ही मनुष्य जाति को समाजवाद तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, बिना यह समझे हुए कि अगर मनुष्य कभी समान होगा और अगर कभी सारे मनुष्य खुशहाल होंगे और अगर कभी सारे मनुष्य दीनता और दरिद्रता से मुक्त होंगे तो उसमें 100% हाथ पूंजीवाद का होगा। पूंजीवाद के संबंध में 2-3 बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली तो यह कि पूंजीवाद पूंजी उत्पन्न करने की व्यवस्था का नाम है। अ सिस्टम दैट क्रिएट्स वेल्थ, एक ऐसी व्यवस्था जो संपत्ति का सृजन करती है। दुनिया में पूंजीवाद के पहले किसी व्यवस्था ने पूंजी पैदा नहीं की थी। पूंजीवाद ने पूंजी पैदा की है। पैदा करने का मतलब यह है कि ऐसी पूंजी जमीन पर पैदा की है
जो आदमी अगर पैदा न करता तो खदानों से न निकलती, जमीन से न निकलती, आकाश से न निकलती। आज जमीन पर जो पूंजी है वह पैदा की गई पूंजी है। वह कोई प्राकृतिक संपत्ति नहीं है जो कि किसी खदान से मिलती हो, जमीन से मिलती हो, किसी झरने से मिलती हो, किसी प्रकृति, किसी जगह से मिलती हो। पूंजीवाद ने पिछले 150 वर्षों में पूंजी पैदा करने की व्यवस्था इजाद की। इसके पहले जो भी व्यवस्थाएं थी वे लुटेरी व्यवस्थाएं थी। चंगेज हो कि तैमूर लंग हो कि दुनिया के कोई भी सम्राट हो, सामंतों ने पूंजी को लूटा था, शोषण किया था। लेकिन पूंजीवाद ने पूंजी पैदा की है। लेकिन हम सामंतवादियों के साथ ही पूंजीवाद को भी रखने के आदी हो गए हैं। हम सोचते हैं पूंजीवाद ने भी पूंजी का शोषण किया है। पूंजीवाद ने पूंजी निर्मित की है और पूंजी निर्मित हो जाए तो बंटवारा हो सकता है। पूंजी अगर निर्मित न हो तो बंटवारा किस चीज का होगा? आज इंदिरा जी और उनके नासमझ साथी समझते हैं कि समाजवाद आ सकता है, संपत्ति बांटी जा सकती है। उनकी बातें ऐसी है कि संपत्ति के बिना ही संपत्ति को बांटने का वे विचार कर रहे हैं। देश के पास संपत्ति नहीं है। अगर आज हम बांटेंगे तो सिर्फ गरीबी बटेगी, धन नहीं बंट सकता। धन है ही नहीं। होना चाहिए बांटने के लिए, बंटना चाहिए जरूर एक दिन, लेकिन बंटने के पहले होना चाहिए। पूंजीवाद संपत्ति पैदा करता है, समाजवाद संपत्ति बांटता है। लेकिन पैदा करना पहला काम है, बांटना दूसरा काम है। और अगर पूंजीवाद संपत्ति पैदा न कर पाए तो समाजवाद सिर्फ गरीबी बांट सकता है। अगर हमारे देश ने यह निर्णय लिया समाजवादी होने का, तो हम सदा के लिए गरीब होने का निर्णय लेंगे, क्योंकि हम गरीबी बांटकर रह जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूंजी को पैदा करने की व्यवस्था के सूत्र हमारे ध्यान में नहीं है। पहली बात यह समझ लेना जरूरी है कि दुनिया के सारे लोग ने मिलकर पूंजी पैदा नहीं की है। बिल्कुल थोड़े से लोगों ने पूंजी पैदा की है। कोई एक रॉकफेलर, कोई एक मॉर्गन, कोई एक फोर्ड, कोई रॉथचाइल्ड, कोई बिड़ला, कोई टाटा, कोई साहू पूंजी पैदा करता है। अगर हम अमेरिका के 10 बड़े नाम निकाल दे तो अमेरिका भी हमारे जैसा ही गरीब देश होगा। अमेरिका के पास जो आज संपत्ति है वह कुछ लोगों के मस्तिष्क का आविष्कार और कुछ लोगों की संपत्ति को पैदा करने की कला का परिणाम है। सारी दुनिया ने संपत्ति क्यों पैदा नहीं कर ली? पूंजीवादी व्यवस्था की बिना कल्पना के बाहर है कि 3.5 अरब आदमी इस पृथ्वी पर जी जाए। पूंजीवाद ने क्या किया? मनुष्य की जगह मशीन को इजाद किया। मनुष्य को हटाया श्रम से और मशीन को लगाया श्रम में। इसके 2 परिणाम हुए। मशीन मनुष्य से 1000 गुना काम कर सकती है, लाख गुना काम कर सकती है, करोड़ गुना भी कर सकती है। मशीन की संभावनाएं अनंत है, मनुष्य की संभावनाएं बहुत सीमित है। मशीन की वजह से संपत्ति का इतना ढेर लगना शुरू हुआ और दूसरा काम, जैसे ही मशीन आई मनुष्य गुलामी से मुक्त हो सका। पूंजीवाद की दूसरी बड़ी देन है दासता का अंत, गुलामी की समाप्ति। अगर मशीन ना आती तो आदमी की गुलामी कभी भी मिट नहीं सकती थी। आदमी की गुलामी मिटाना असंभव था। आदमी को गुलाम ही रहना पड़ता, क्योंकि आदमी से काम लेना
और आदमी से पीछे उसकी छाती पर या तो सवार हो कोई पीछे कोड़े लेकर, तभी उससे हड्डी तोड़कर काम लिया जा सकता है। मशीन स्थापित हुई, सब्स्टिट्यूट हुई, तो ही आदमी गुलामी से मुक्त हो सकता है। आज पृथ्वी पर आदमी गुलाम नहीं है, आज आदमी मुक्त है। लेकिन समाजवाद ने एक झूठी और भ्रामक बात पैदा करना शुरू की है कि संपत्ति और पूंजी श्रमिक पैदा कर रहा है। श्रमिक संपत्ति पैदा नहीं कर रहा है। श्रमिक सिर्फ संपत्ति के पैदा करने का बहुत गौण हिस्सा है, और आज नहीं कल श्रमिक सुपरफ्लुअस व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मशीन उसे पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर देगी। 50 साल के भीतर दुनिया में लेबर श्रमिक जैसा आदमी नहीं होगा, होने की जरूरत भी नहीं है। अशोभन है कि किसी आदमी को मशीन का काम करना पड़े जो मशीन कर सकती है। श्रमिक व्यर्थ हो जाएगा। संपत्ति के पैदा करने में श्रमिक धीरे धीरे व्यर्थ होता गया और 50 साल में बिल्कुल बेकार हो जाएगा। श्रमिक की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि श्रम नॉन एसेंशियल गैर जरूरी हिस्सा है। जरूरी हिस्सा उत्पादक बुद्धि है, प्रोडक्टिव माइंड है। लेकिन समाजवाद ने एक भ्रम पैदा किया है कि संपत्ति मसल्स से पैदा हुई। झूठी है यह बात। संपत्ति मस्तिष्क से पैदा हुई है, मसल्स से नहीं। और अगर समाजवाद ने यह जिद की और मसल्स को मस्तिष्क के ऊपर बिठा दिया, तो मस्तिष्क विदा हो जाएगा और मसल्स वहीं पहुंच जाएगी जहां 1000 साल पहले गरीबी और भूखमरी थी, उससे आगे नहीं। सारी संपत्ति मस्तिष्क की इजाद है, और ध्यान रहे सारे लोगों ने संपत्ति के पैदा करने का श्रम भी नहीं उठाया है। एक आइंस्टाइन इजाद करता है तो सारे लोग फायदा लेते हैं। एक फोर्ड संपत्ति पैदा करता है, सारे लोगों तक संपत्ति बिखर जाती है। लेकिन ऐसा समझाया जा रहा है कि पूंजीपति जो है वह लोगों से संपत्ति शोषित करता है। इससे बड़ी झूठी कोई बात नहीं हो सकती। जो संपत्ति है ही नहीं, उसका शोषण कैसे होगा? उस संपत्ति का शोषण हो सकता है जो कहीं हो, लेकिन जो संपत्ति कहीं है ही नहीं, उस संपत्ति का शोषण कैसे हो सकता है? पूंजीवाद संपत्ति का शोषण नहीं करता है, संपत्ति पैदा करता है। लेकिन जब संपत्ति पैदा होती है तो दिखाई पड़ना शुरू होती है और हजारों आंखों में ईर्ष्या का कारण बनती है। समाजवाद के प्रभाव का कारण यह नहीं है कि हर आदमी हर दूसरे आदमी को समान समझता है। समाजवाद के बुनियादी प्रभाव का कारण मनुष्य की जन्मजात ईर्ष्या है, उनके प्रति जो सफल है, उनके प्रति जो समृद्ध है, उनके प्रति जिन्होंने कुछ पाया, जिन्होंने कुछ खोजा, जिन्होंने कुछ बनाया। मनुष्य जाति का बड़ा हिस्सा एकदम तमस में रहा है, उसने कुछ भी पैदा नहीं किया है। मनुष्य जाति के बड़े हिस्से ने न तो ज्ञान पैदा किया है, न संपत्ति पैदा की है, न शक्ति पैदा की है। लेकिन मनुष्य जाति का यह बड़ा हिस्सा ईर्ष्या से पीड़ित जरूर हो गया है। उसे दिखाई पड़ रहा है संपत्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, लोगों के पास कुछ है, और निश्चित ही करोड़ों लोगों की ईर्ष्या को जगाया जा सकता है। यह प्रवचन ध्यान से सुनने योग्य है, जिसके कुछ अंश काटकर हम यहां ओशो के ही शब्दों में पूंजीवादी बौद्धिकता को समझने का एक प्रयास करते हैं। तो आगे ओशो समझाते हैं, पूंजीवाद ने इंसेंटिव पैदा किया है, एक प्रेरणा पैदा की है
व्यक्ति के भीतर ही वह संपत्ति को पैदा करे। संपत्ति को पैदा करने का आकर्षण पैदा किया है, वह आकर्षण पूंजीवाद के विदा होते ही विदा हो जाएगा। हाँ, एक ही शर्त पर, अगर पूंजीवाद पूरी तरह विकसित हो जाए और पूंजीवाद से समाजवाद सहज आए तो यह घटना नहीं घटेगी। यह कितना विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल मालूम पड़ता है, लेकिन यही सत्य है कि आने वाले 50 वर्षों में अमेरिका रोज समाजवाद की तरफ कदम उठाएगा और रूस रोज पूंजीवाद की तरफ कदम उठाएगा। अमेरिका रोज समाजवादी होता जा रहा है बिना जाने, बिना किसी क्रांति के। क्यों? क्योंकि संपत्ति जब अतिरिक्त हो जाती है तो व्यक्तिगत मालकियत व्यर्थ हो जाती है। व्यक्तिगत मालकियत तभी व्यर्थ होती है जब संपत्ति अतिरिक्त हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए। पूंजीवाद संपत्ति पैदा करवाता है बड़े सहज ढंग से। किसी के पीछे कोई कोड़ा नहीं है, किसी के पीछे बंदूक नहीं है, लेकिन व्यक्ति की अपनी एक छोटी सी दुनिया है, उसकी अपनी प्रेरणा है। अगर मेरी पत्नी बीमार है तो मैं रात भर काम कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि मनुष्यता बीमार है तो मैं सोचूंगा होगी। मनुष्यता इतने दूर की बात हो जाती है कि उससे कोई संबंध नहीं बनता, उससे कोई प्रेरणा पैदा नहीं होती। अगर मुझसे कोई कहता है कि मेरे बेटे को पढ़ाना है तो मैं गड्ढा खोद सकता हूं भरी धूप में, लेकिन कोई मुझे कहता है कि मनुष्यता को शिक्षित करना है तो बात धुएं में खो जाती। कहीं मेरे ऊपर उसकी कोई चोट नहीं पहुंचती है। अगर कोई मुझसे कहता है कि एक घर बनाना है अपने लिए छाया करनी है और बगिया बनाना है जिसमें फूल खिलेंगे, तो समझ में आती है बात। जब कोई राष्ट्र के बगीचे की बात करने लगता है तब बात हो जाती है। पुरानी दुनिया जहां 1850 वर्ष में जितना काम करती थी, वह पूंजीवाद की दुनिया 5 वर्ष में पूरा कर रही है। एक चमत्कार है, लेकिन हम पूंजीपति को गाली दिए जा रहे हैं बिना यह समझे कि वह मार्ग तैयार कर रहा है जहां से संपत्ति बरस जाएगी। वह मार्ग तैयार कर रहा है जहां वह प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के सृजन में संलग्न कर देगा। वह मार्ग तैयार कर रहा है जहां से धीरे धीरे संपत्ति अतिरेक में, इन्फ्लुएंस में हो जाएगी, और जिस दिन संपत्ति अतिरिक्त हो जाएगी उस दिन पूंजीवाद का बेटा सहज पैदा होगा। मैं जब समाजवाद से सावधान की बात करता हूं तो मेरा मतलब है गर्भ का काल पूरा होने दे। पूंजीवाद गर्भ का काल है, उसके 9 महीने पूरे हो जाने दे। पूंजीवाद की ऐतिहासिक प्रक्रिया को पूरा हो जाने दे। जिन मुल्कों में समाजवाद आया वे गरीब है। आना चाहिए था अमेरिका में, वहां वैसा समाजवाद नहीं आया, लेकिन वहां एक अर्थ में समाजवाद आ रहा है, चुपचाप, साइलेंटली। असल में जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह बैंड बाजा बजाकर नहीं आता। जो भी महत्वपूर्ण है वह चुपचाप आता है। बीज टूटता है तो कोई खबर नहीं होती, और सूरज निकलता है तो कोई घोषणा नहीं होती। जिंदगी में जो भी महत्वपूर्ण है चुपचाप आता है, आ जाता है तभी पता चलता है कि आ गया। लेकिन जो भी बैंड बाजे बजाकर आता है, समझना कि कुछ जल्दी आने की कोशिश चल रही है। समाजवाद बैंड बाजे बजाकर आना चाहता है, और बिना इस बात को जाने हुए कि पूंजीवाद पूरा न हो तो समाजवाद नहीं आ सकता है। हिंदुस्तान में पूंजी की बनती हुई व्यवस्था को सब तरह का सहयोग चाहिए।
आज तो हिंदुस्तान को पूंजीवाद होने का ठीक अर्थों में निर्णय लेना चाहिए कि हम 50 वर्ष में ठीक पूंजीवाद पैदा कर ले। समाजवाद उसके पीछे आने ही वाला है, वह अपने आप आ जाएगा। उसे लाने को किसी इंदिरा जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे लाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह आ जाएगा। क्योंकि मेरी समझ ऐसी है कि पूंजीवाद कौन लाया? पूंजीवाद आया जब सामंतवाद की व्यवस्था उस जगह पहुंच गई तो पूंजीवाद आया। समाजवाद को लाने की जरूरत नहीं है। समाजवाद भी आएगा, लेकिन धैर्य चाहिए। वह धैर्य बिल्कुल नहीं है और अधैर्य इतना नुकसान कर सकता है जिसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कौन हिसाब लगाएगा? यह भी ध्यान रहे कि समाजवाद की आड़ में कौन खड़ा है। समाजवाद की बात चलती है, लेकिन जो आता है वह होता है राज्यवाद। समाजवाद का नाम चलता है सोशलिज्म का, लेकिन जो आता है वह होता है स्टेट कैपिटलिज्म, वह होता है राज्य पूंजीवाद। समाजवाद का मतलब है समाज के हाथ में संपत्ति हो, लेकिन समाज के हाथ में संपत्ति कहां आती है? हाँ, समाज के हाथ से सारी संपत्ति राज्य के हाथों में पहुंच जाती है। जहां बटे हुए पूंजीपति थे बहुत, वहां एक ही पूंजीपति रह जाता है, राज्य। और राज्य की कुशलता हम देख रहे हैं। हमारे मुल्क में राज्य जितना अकुशल है, उतना गांव का छोटा सा दुकानदार भी अकुशल नहीं है। आज राज्य कितना मूढ़ सिद्ध हो रहा है, उतना हिंदुस्तान का साधारण सा किराना बेचने वाला और ठेले पर काम करने वाला आदमी भी उतना मूढ़ नहीं है। इस राज्य के हाथ में सारी संपत्ति दे देने का ख्याल है, सारे उत्पादन के स्रोत दे देने का ख्याल है। अगर हिंदुस्तान ने मरने का तय कर रखा है, तब बात दूसरी है। इस राज्य के हाथों में जाकर खतरा होगा। और यह भी ध्यान रहे कि राज्य की सत्ता जिनके हाथ में है, वे वैसे ही पागल हो जाते हैं। लेकिन अब वे संपत्ति की सत्ता को भी दूसरों के हाथों में देखने के लिए राजी नहीं है, इसलिए संपत्ति की सत्ता भी अपने हाथ में चाहते हैं। असल में राज्य के मद में जो पागल हैं, वे चाहते हैं कि संपत्ति की ताकत भी उनके हाथ में हो, तब संपूर्ण शक्ति उनके हाथ में हो जाती है। धन की भी, राज्य की भी अकेले राज्य की शक्ति ही उन्हें दीवाना कर देती है। धन की शक्ति भी उनके हाथ में पहुंच जाए तब वे निरंकुश हो जाते हैं। फिर उनके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता। आखिर स्टालिन को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका, हिटलर को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। क्या आपको पता है हिटलर भी सोशलिस्ट था? उसकी पार्टी का नाम भी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था, वह भी समाजवादी था। माओ को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। और यह भी ध्यान रहे कि आज दुनिया में राज्य के हाथ में इतनी ताकत है कि अगर धन की ताकत भी उसके हाथ में चली जाए तो व्यक्ति बिल्कुल नपुंसक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा राष्ट्र नपुंसक हो जाता है। फिर व्यक्ति के पास कोई शक्ति नहीं रह जाती। यह शायद आपको पता न हो कि राजनीतिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, तो ही व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता शेष रहती। अगर आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां एक ही ग्रुप के हाथ में चली जाए तो व्यक्ति के पास विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती। रूस में विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं है, चीन में भी नहीं है, हिंदुस्तान में भी कल नहीं होगी। लेकिन यह एक एक कदम पर आती है बातें, पहले से पता नहीं चलता है।
एक व्यक्ति की संपत्ति छीन लो, संपत्ति के छीनने के साथ ही उसके व्यक्तित्व का 90% हिस्सा समाप्त हो जाता है। 90% विदा हो गया। संपत्ति छीनते ही उसके सोच विचार की क्षमता भी छीन जाती, क्योंकि उसके पास व्यक्ति होने की सामर्थ्य ही क्षीण होगी। राज्य के पास सारी ताकत पहुंच जाए तो व्यक्ति की हत्या हो जाएगी। इस समय सारी दुनिया में, इस देश में भी सबसे बड़ा सवाल जो है वह यह है कि व्यक्ति को कैसे बचाए। राज्य हड़प लेना चाहता है सब, लेकिन इस ढंग से हड़पता है और वह लोगों को समझाकर हड़पता है। वह कहता है तुम्हारे ही हित में हड़प रहे। यह जो हम संपत्ति और उत्पादन के साधन अपने हाथ में लेते हैं वह तुम्हारे लिए, इसलिए जय जयकार भी होगा और वे ही लोग जय जयकार करेंगे जिनकी गर्दन पर फंदा कसा जा रहा है। वे ही लोग जय जयकार करेंगे जो फांसी पर लटक जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। संपत्ति एक बार राज्य के हाथ में चली गई तो राज्य निरंकुश है। फिर राज्य के सामने व्यक्ति की क्या सामर्थ्य है, फिर व्यक्ति की क्या हैसियत, व्यक्ति की क्या आत्मा। रूस में 50 साल से 50 आदमियों का एक छोटा सा ग्रुप, एक छोटा सा समूह मालिक बन बैठा है। उस ग्रुप के हाथ के बाहर ताकत नहीं जाती है। स्टालिन मरे, चाहे क्रुश्चेव आ जाए, चाहे कोसिगिन रहे, चाहे ब्रुजनेव हो, कोई भी हो, वह एक 50 आदमियों का छोटा सा ग्रुप सारे मुल्क की छाती पर हावी है। कोई इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि विरोध करने के पहले जबान कट जाए, इनकार करने के पहले आदमी का कोई पता ना चले। राज्य के हाथ में जब पूरी शक्ति हो तो व्यक्ति क्या कर सकेगा। इसलिए ध्यान रहे, राज्य की शक्ति निरंतर कम करनी है, बढ़ानी नहीं है, क्योंकि अंततः एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें राज्य एक काम चलाऊ व्यवस्था मात्र रह जाए। मैं नहीं सोचता कि एक खाद्य मंत्री का कोई ज्यादा मूल्य होना चाहिए। क्या मूल्य होना चाहिए? घर में एक रसोइया का जो मूल्य होता है, प्रांत के लिए रसोइया का वही मूल्य है। वह एक बड़ा रसोइया है। अगर अच्छा खाना प्रांत को खिलाता है तो कभी कभी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन रसोइये से ज्यादा नहीं। कभी टिप भी देनी चाहिए उसको, लेकिन रसोइये से ज्यादा नहीं। लेकिन खाद्य मंत्री रसोइया नहीं है, उसके पास ताकत है, लेकिन वह यह जानता है कि उसकी ताकत में एक कमी है, और वह कमी यह है कि लोगों के पास व्यक्तिगत संपत्ति है, और व्यक्तिगत संपत्ति बगावत कर सकती है, और व्यक्तिगत संपत्ति विरोध कर सकती है। और जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति है उसके पास व्यक्तिगत सोच विचार का मौका है, यह भी वह छीन लेना चाहता है। राजनीतिज्ञ बहुत एम्बिशियस है, वह बहुत महत्वाकांक्षी है, वह सारी शक्ति को अपने हाथ में ले लेना चाहता है। जिस दिन राज्य के हाथ में पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर दोनों आ जाते हैं, उस दिन क्रांति का, बगावत का, विद्रोह का कोई उपाय नहीं रह जाता। समाजवाद एक बड़ी भ्रांत बात समझा रहा है कि व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है, जबकि एकमात्र कीमत है व्यक्ति की। समाज है क्या? समाज एक कोरा शब्द है, व्यक्ति है वास्तविक, व्यक्ति है यथार्थ। समाज तो सिर्फ जोड़ है, लेकिन समाजवाद ने इतना शोरगुल मचाया है कि जो नहीं है उसकी कीमत है समाज की, और जो है उसकी कोई कीमत नहीं है व्यक्ति की, कोई कीमत नहीं है। इसलिए व्यक्ति को समाज की बलि वेदी पर चढ़ाया जा सकता है। हमेशा से व्यक्ति को चढ़ाया जाता रहा है ऐसे देवताओं के लिए जो नहीं है,
कभी भगवान के लिए, कभी काली के लिए, कभी किसी यज्ञ में। अब नया देवता है समाज, और उसके पीछे असली देवता खड़ा है राज्य। इन पर व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है, काट डालो सबको, क्योंकि व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है, कीमत है समाज की। समाज कहाँ है? उससे कहीं मिलना नहीं हुआ। बहुत खोजता हूं, सब जगह जाता हूं, पूछता हूं समाज कहाँ है। जगह जगह पता मिलता है कि वहां मिलेगा। वहां जाता हूं, वहां भी व्यक्ति ही मिलते हैं। जब भी मिलेगा व्यक्ति मिलेगा। व्यक्ति का मूल्य चरम है, अल्टीमेट वैल्यू है। व्यक्ति के मूल्य को खोना खतरनाक है। हाँ, निश्चित ही किसी दिन समाजवाद आएगा, लेकिन व्यक्ति को समाप्त करके नहीं, व्यक्ति को तृप्त करके, व्यक्ति को फुलफिल करके, व्यक्ति को पूरा करके। व्यक्ति को मिटा करके जो समाजवाद आता है, उससे सावधान होने की जरूरत है। वह समाजवाद नहीं है, वह व्यक्ति की हत्या है। और समाजवाद के पीछे खड़ा है स्टेट, खड़ा है राज्य, और खड़े हैं राजनीतिज्ञ। उनको कठिनाई मालूम होती है कि ताकत कहीं भी बटी हो। सारी ताकत उनके हाथ में होनी चाहिए। और यह ध्यान रहे, यह अंतिम बात आज कहना चाहता हूं कि राज्य के पास इतनी ताकतें कभी भी नहीं थी जितनी आज हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ऐसा विकास किया है जिसका हमें पता नहीं है। राज्य के हाथ में आज पूरी ताकत जाना बहुत खतरनाक है। आज सोशलिज्म के नाम से दुनिया में जो भी चल रहा है वह स्टेट कैपिटलिज्म है, वह राज्य पूंजीवाद है। और मैं मानता हूं कि राज्य पूंजीवाद से व्यक्ति पूंजीवाद श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, श्रेष्ठ इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूंजी पैदा करने की प्रेरणा है, श्रेष्ठ इसलिए है कि शक्ति विभाजित और विकेंद्रित है, श्रेष्ठ इसलिए है कि संपत्ति अगर कल अतिरिक्त मात्रा में पैदा हुई तो समाजवाद आएगा। आना चाहिए, लेकिन लाना नहीं है, आना चाहिए। लाया हुआ समाजवाद खतरनाक सिद्ध होगा। आने दे, लेकिन आएगा कैसे? तो ओशो आगे कहते हैं कि अगर समाजवाद लाना हो तो पूंजीवाद के बीज को ठीक से सिंचित करने की जरूरत है। यह मेरी बात लोगों को उल्टी मालूम पड़ती है, पर यह उतनी ही सीधी और साफ है। अगर पूंजीवाद ठीक से विकसित होता है तो उसके भीतर से समाजवाद आता ही है। लेकिन पूंजीवाद अपना काम पूरी तरह कर ले तब विदा हो। लेकिन आज तो पूंजीवाद जो है वह भी डरा हुआ है। वह भी हिम्मत से नहीं कह सकता कि पूंजीवाद के होने का भी कोई कारण है। वह भी कहता है कि नहीं, समाजवाद ठीक है। उसके पास भी अपना दर्शन नहीं है, वह भी भयभीत है। वह भी चारों तरफ भीड़ से डरा हुआ है। वह भी नारे और झंडे और आवाजों से घबरा गया है। वह कहता है तो समाजवाद ही ठीक। बड़े से बड़ा पूंजीपति मैं देखता हूं, वह घबरा रहा है। उसे लग रहा है कि उसने कोई पाप किया है। बड़े आश्चर्य की बात है, पूंजीपति ने इतने बड़े समाज को जिंदा रखने की व्यवस्था की, इतने अधिक मनुष्य को जीवित रखने का उपाय किया, संपत्ति पैदा की, गुलामी खत्म की, मनुष्य की जगह मशीन को लाने का उपाय किया, और अंततः समाजवाद उससे आएगा। लेकिन वही पूंजीवाद की व्यवस्था में जो कारीगर है वह भी घबरा गया है। आइजनहावर ने लिखा है कि एक कम्युनिस्ट से मैं बातें करता था तो मैं उत्तर नहीं दे पाता था, क्योंकि मुझे भी लगता तो यही था कि यह ठीक कह रहा है। आइजनहावर के पास भी तर्क नहीं है। पूंजीवाद के पास तर्क नहीं है, पूंजीवाद के पास दर्शन नहीं है, तो पूंजीवाद मरेगा।
मैं चाहता हूं पूंजीवाद के पास अपना तर्क हो, अपना दर्शन हो, ताकि वह ठीक से जी सके और समाजवाद को जन्म देने योग्य हो सके। समाजवाद पूंजीवाद की संतान है और बाप अगर अस्वस्थ रहे तो ध्यान रखना, बेटा स्वस्थ होने वाला नहीं है। लेकिन बाप को मारकर बेटे को पैदा करने की कोशिश चल रही है। मां की हत्या करके गर्भ निकालने की कोशिशें चल रही है। इन सब नासमझों से सावधान होने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वह ठीक ही हो, वह गलत हो सकता है। इसलिए सोचने के लिए निमंत्रण से ज्यादा मेरा कोई आग्रह नहीं है। सुहृदय श्रोता यदि समाजवाद पर इस दृष्टि से सोच सके तो शायद वह पूरे देश के भी काम आ सकता है। ओशो की इस प्रवचन श्रृंखला को अवश्य सुने या समाजवाद से सावधान पुस्तक पढ़ें। इसी अनुरोध और निवेदन के साथ इस विषय का अंत करते हैं। ओशो ने कहा कि पूंजीवादी दर्शन स्पष्ट होना चाहिए, तो वह स्पष्ट ही है। ओशो समझाते हैं कि पूंजीवाद ही आज का आध्यात्मिक विचार है। ओशो पर पुनर्विचार अभी जारी है। यहां इतना ही। अस्तु।